हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम हमारी राजस्थान सेट की जो पीवाईक्यूज की सीरीज है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में 50 पीवाईक्यूज कर लिए थे और इस क्लास में हम 25 जो हमारे बाकी पीवाईक्यूज है इस टेस्ट के वो हम कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे कि हमने लास्ट टेस्ट में देखा था, लास्ट जो हमारे 50 पीवाईक्यूज थे उस वीडियो में हमने पूरे जितने भी पीवाईक्यूज किए उनके सब ऑप्शंस डिटेल में डिस्कस किए और साथ में मैंने ये भी बताया कि आपको इस एग्जाम में जो आपका अभी होने वाला है सेट 2026 में, उस एग्जाम में आपके कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आपको किस पॉइंट पे फोकस करना है। और सेट के अकॉर्डिंग कि आप सेट क्वालिफाई कर लो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या कौन कौन से चैप्टर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं वो भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ। तो आप इस वीडियो में इस क्लास में हम टोटल 25 क्वेश्चंस करेंगे और आप पूरे 25 क्वेश्चंस देखो जो इम्पोर्टेंट हैं हमारी क्लास के लिए। ठीक है, उनको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा और जो इम्पोर्टेंट नहीं है मतलब जो आप सेल्फ भी कर सकते हो उनको हम नॉर्मल देख लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज के क्लास को। ओके, ऑल सेट। सो क्वेश्चन नंबर 51, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आप लास्ट क्लास देख लो, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस को। और जो हम मैंने लास्ट क्लास में बता दिया है मैं इस क्लास में वो रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार लास्ट क्लास देख लो तो आपको कॉम्बिनेशन बैठेगा। ठीक है, साथ साथ आप देखते हुए चलोगे तो। सो क्वेश्चन नंबर 51। 51, देखो क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग्स है। मैंने इस राजस्थान सेट में देखा है मैच द फॉलोइंग में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर वन लाइनर, और नेट का भी सेम पैटर्न है अभी। तो ऑप्शन नंबर वन है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है लिपिड्स, रेड ब्लड सेल और सेल्स। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बट हम अगर ऑप्शंस को डिस्कस करें और हम ये देखें कि अभी राजस्थान सेट 2026 में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इन ऑप्शंस के थ्रू, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के चैप्टर से आते हैं, एनर्जी सिस्टम से। बेसिकली इसमें कार्बोहाइड्रेट का क्या दिया हुआ है वो हम बाद में देखेंगे, पर हम एनर्जी सिस्टम से देखें तो कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कैसे कार्ब्स का ब्रेकडाउन होता है वो हमें पूरा पढ़ना होता है। सो कार्बोहाइड्रेट को आप ऐसे लेके चलिए, अभी जैसे और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं तो उसमें हम कार्बोहाइड्रेट को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं कार्बोहाइड्रेट को आपको दो पार्ट में एक बार पढ़ना है, एक आपका मोनोसैकेराइड और एक आपका डाइसैकेराइड। ठीक है, दोनों आपको पढ़ना है। मोनोसैकेराइड में क्या क्या आता है? मोनोसैकेराइड में आपका आता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। एंड डाइसैकेराइड में आपका क्या क्या आता है? लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। तो ये आपका किस में आता है? डाइसैकेराइड में। ये तो हमने देख लिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस इस बार बन सकते हैं। मैं बता रहा हूँ इससे बाहर कुछ है भी नहीं है हमारे फिजिकल एजुकेशन में। अगर आप मेडिकल में जाओ तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बाकी फिजिकल एजुकेशन में यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, वन लाइनर स्टेटमेंट में ये भी पूछ सकता है कि मोनोसैकेराइड क्या होता है, डाइसैकेराइड क्या होता है। मोनोसैकेराइड में बेसिकली जो आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है ना, वो डायरेक्टली डाइजेस्ट माउथ से होके कहाँ चल जाता है? ब्लड स्ट्रीम में। और आपका डाइसैकेराइड में वो पहले कन्वर्ट किस में होता है? पहले कन्वर्ट होता है किस में? मोनो में। देन वो फिर जाता है आपके, और ये कहाँ पे कन्वर्ट होता है? यहाँ से जैसे मोनो में कन्वर्ट हुआ देन ये पूरा प्रोसेस होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। देन इसके बाद जाएगा ये कहाँ पे? आपका ब्लड में। तो ऐसे समझो सिंपल जो शुगर है वो किस में आ जाएगा? मोनोसेकेराइड में। और जो कॉम्प्लेक्स शुगर है वो किस में आ जाएगा? डाइसेकेराइड में। समझ में आ गया? बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ठीक है, जो आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है वो मोनोसेकेराइड होते हैं। ठीक है, और जो आपको थोड़ा लेट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो आपके डाइसेकेराइड होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ, बनाना या फिर आपका जो सिंपल शुगर हो गया, वाइट शुगर। ठीक है, इसमें आपका आ गया डाइसेकेराइड में। इसमें आपका आ गया जैसे राइस। ठीक है, और जो भी कॉम्प्लेक्स ग्लाइक जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपको थोड़ा लेट एनर्जी देते हैं वो सब किस में आ जाएंगे? डाइसेकेराइड में। देन हम बात करते हैं लिपिड्स की। लिपिड्स क्या होता है? लिपिड्स बेसिकली आपको जैसे कि आपका कार्ब्स का
डिप्लीशन हो गया है, आपने कार्ब्स से पूरी एनर्जी ले ली है, देन आपका लिपिड्स का ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्या होता है, कार्ब्स का ब्रेकडाउन, देन लिपिड्स का, फॉर एनर्जी। हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हमारे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में यही आता है। देन आपका लिपिड्स, देन आपका आता है प्रोटीन। ओके। सो लिपिड्स आपको क्या देता है, एक्स्ट्रा फ्यूल, तो इसका एक्स्ट्रा फ्यूल हो गया, कार्ब्स का क्या हो गया, एनर्जी। अब हम प्रोटीन की भी बात कर लेते हैं। प्रोटीन में क्या, बेसिकली जैसे आपने लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स को देखा होगा, जब बहुत ज्यादा मतलब आफ्टर लाइक 10 किलोमीटर, ओके, 50 किलोमीटर ऐसे आपको रनिंग करनी होती है, तो उसमें क्या होता है ना, आपकी जैसे कार्ब्स का डिप्लीशन हो जाता है, लिपिड्स का डिप्लीशन हो जाता है, देन प्रोटीन का भी डिप्लीशन होता है। और आपने लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स में देखा होगा, उनकी मसल्स बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है, उनका साइज बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उनका प्रोटीन का डिप्लीशन होता है, प्रोटीन डायरेक्टली रिलेटेड टू मसल्स बिल्डिंग। ओके, सो इजी है यहाँ तक। नेक्स्ट आपका रेड ब्लड सेल और सेल्स। अब ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, सेल्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये तो इसमें कुछ बताने जैसी चीज है नहीं है। और रेड ब्लड सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल। देखो स्पेशलाइज्ड सेल क्यों, क्योंकि रेड ब्लड सेल का क्या काम है आपका, O2 ट्रांसपोर्टेशन विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या है, आप बोलोगे सर हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन, ये क्या करता है, ये क्या करता है, कैरी करता है किसको, O2 को, विद द हेल्प ऑफ आरबीसी। तो ये आपका आरबीसी का काम। और भी बहुत सारा काम है, जैसे पीएच को मेंटेन करना भी आरबीसी का काम है। ओके। सो ऐसे ही आपका डब्ल्यूबीसी भी होता है, और आप मेरे को कमेंट में बताओगे डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, और इसका जितने भी टाइप्स हैं वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो ये मैंने जनरल नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा बता दिया डब्ल्यूबीसी के बारे में और आरबीसी के बारे में। बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, बट हमें पता होना चाहिए चीज़ों को लिंक करने के लिए। सो ये आपका 51 क्वेश्चन ओवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक मिनट। यस। सो नेक्स्ट 52 क्वेश्चन नंबर 52 आपका आया है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन से। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन से आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके। सो ताराचंद कमेटी, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, 1948। सी ए बी पी आर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, CABPER, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। तो ये आपका आया है 1950 में। एंड हम बात करते हैं ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स 1954 एंड एडहॉक कमेटी 1947। इसके अलावा आप कोल एंड कपूर, एक मिनट, कोल एंड कपूर याद करके जाओगे, ठीक है, कोलन कपूर। और जो आपका आया था 1960 में, इसके बाद आप कोठारी, कोठारी कमीशन, ये आपका आया था 1964 में, 1966 में। ओके। और जैसे और भी कमीशंस हैं, वो भी आप याद कर लो, क्योंकि हमारे फिजिकल एजुकेशन में 10 से 15 इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं, ठीक है। और 20 से, नहीं 20 तो नहीं, 30 के आसपास हमारे टोटल डेट्स हैं जो हमें याद करनी होती हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। अभी थोड़ा सा खेलो इंडिया बढ़ गया है, नहीं तो खेलो इंडिया से पहले तो कुछ था ही नहीं डेट्स वेट्स में याद करने के लिए, ना गवर्नमेंट कोई काम करती फिजिकल एजुकेशन में, ना हमें मेहनत करनी पड़ती याद करने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए सिलेबस कम है। खेलो इंडिया से पहले तो और भी कम था, बाकी ठीक है, खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम आते रहे और हमारे लिए भी कंटेंट बढ़ता रहे पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 53। 53, ये फिर से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत आसान क्वेश्चन है। ब्रोंकी एंड लंग्स, डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव क्या, डाइजेस्टिव में क्या है आपका, पैनक्रियाज, एक्सक्रीटरी में रिमूविंग वेस्ट, न्यूरॉन में, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन। सो ये तो ठीक है, ये तो आप कर लोगे। बाकी अब यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, रेस्पिरेटरी में आपका आ सकता है स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें आपके 3 स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं। एक आपका एक्सटर्नल, एक आपका इंटरनल, एंड एक आपका सेल्यूलर, ठीक है। एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल में बेसिकली क्या होता है आपका, गैसेस का एक्सचेंज होता है, कहाँ में, कहाँ पर, आपके लंग्स में,
लंग्स में कहाँ पे, आपके जो एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई के साथ कहाँ पे, आपके ब्लड में। ओके। तो गैसेस का एक्सचेंज होता है लंग्स एंड ब्लड में, लंग्स के भी स्पेसिफिक जगह एल्वियोलाई में। इंटरनल में बेसिकली क्या होता है आपका, जो आपका ब्लड में जो गैस है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड आपका सेल्स। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, सेल्स और ब्लड के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, इंटरनल में। एंड सेलुलर में क्या हो रहा है, सेलुलर में बेसिकली यहाँ पे एटीपी बन रही है, ऐसे समझो। अब एटीपी कैसे बन रही है, जो सेल्स में O2 पहुंचा है ना, ऑक्सीजन पहुंचा है ना, उससे क्या बन रही है, एटीपी। अब ये क्या, कहाँ पे बनती है, ये बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बन रही है, एटीपी बन रही है। वो कैसे बन रही है, विद द हेल्प ऑफ O2, और बाय प्रोडक्ट में क्या निकल रहा है आपका, CO2। ठीक है, और साथ साथ एटीपी तो आपका एनर्जी निकलती है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या सिर्फ O2 एनर्जी बनाता, नहीं, ऑक्सीजन तो एक तरह से फ्यूल है। ये इसमें बेसिकली पायरोवेट रहता है, पायरोवेट के साथ मिलके ऑक्सीजन न्यू जो एटीपी बनाता है, न्यू एटीपी प्रोडक्शन होता है, वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब एक चीज और बताता हूँ, कल की क्लास में मैंने बताई थी, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें कहाँ कौन कौन सी एनर्जी बनती है, क्रेब्स साइकिल की जो हमने कल डिस्कस किया था, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे होते हैं, फैट ऑक्सीडेशन, एक और चीज फैट ऑक्सीडेशन, ये सब कहाँ होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। और साइटोप्लाज्म में कल ही मैंने बताया, साइटोप्लाज्म में क्या कहाँ कौन कौन सा होता है, बेसिकली बेसिकली जो ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम है या फिर एनारोबिक सिस्टम, वो जो अपनी एनर्जी देता है वो किसके थ्रू देता है, साइटोप्लाज्म के थ्रू। बेसिक लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं जिनको हमें पूरा पढ़ना पड़ता है, जो 10 स्टेप्स हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, तो वो पूरा कहाँ पे होता है, वो आपका होता है साइटोप्लाज्म में। उसके बाद जो पायरोवेट बन के माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है, क्रेब्स साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर फैट ऑक्सीडेशन। ओके। तो ये होगी आपकी रेस्पिरेशन की बात। देन आपकी आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने अभी बता दिया थोड़ी देर पहले, कार्ब्स का, कार्बोहाइड्रेट का, देन आपका प्रोटीन। प्रोटीन का ब्रेकडाउन यहाँ से पूछ सकते हैं, और ये कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं ये भी पूछ सकते हैं, डाइजेशन की प्लेस ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फैट। ठीक है, तो सेम है ये तीन चीज, इससे इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम से। और बेसिकली ऑर्गन्स का सीक्वेंस या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले तो बात अलग है। डाइजेस्टिव सिस्टम से एक आपका पैनक्रियाज इंपॉर्टेंट है, और पैनक्रियाज से रिलेट करता है आपका टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, पैनक्रिया जो इंसुलिन इंसुलिन रिलीज करता है, उससे टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, आपका इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता। टाइप 2 डायबिटीज में होता तो है, बट वो इनफ नहीं रहता। सिंपल सा बताया मैंने। और अगर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं तो ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है अच्छा, एग्जाम रिलेटेड, तो एक बार आप भी इसको पढ़ लेना, बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जितना मैंने बताया उतना ही आपको समझने के लिए इनफ है। एग्जाम के लिए थोड़े से आपके नोट्स जरूरी हैं रिवीजन के लिए। ओके। नेक्स्ट आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, इसमें है आपका सिंपैथेटिक, आपको पता ही है, फाइट फियर फ्लाइट की सिचुएशन में एक्टिव होता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये ड्यूरिंग आपका रेस्ट, डाइजेशन, जैसे आपने खाना खाया उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि जो पूरा ब्लड है ना वो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में चले जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पूरा ब्लड आपका कहाँ जाता है, हार्ट, जिससे हार्ट क्या करता है, पूरा ब्लड पंप करके कहाँ भेजता है, आपके स्केलेटल मसल्स में। और स्केलेटल मसल्स में लगभग 80% ब्लड चले जाता है, कहाँ, ड्यूरेशन ड्यूरिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव होता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है तब सेम अपोजिट हो जाता है। इतना आप याद रखो, इनफ है एग्जाम पर्पज से। नाउ इसके अलावा इफरेंट और इफ इफरेंट और एफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट और एफरेंट न्यूरॉन से भी क्वेश्चन आ जाता है, सॉरी, इफरेंट और एफरेंट सिग्नल से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इफरेंट सिग्नल्स और एफरेंट, बेसिकली आपको पता होगा, लेके आता है इफरेंट और लेके जाता है एफरेंट, तो ये तो कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सीक्वेंस जब हमें लगाना होता है तो ये टर्म्स दे देता है। ठीक है, तो उस ड्यूरिंग आपको पता होना चाहिए
कि पूरा सीक्वेंस कैसे स्टार्ट हो रहा है, कैसे एंड हो रहा है। ठीक है, एंड आपका, अगर आपने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से रिलेट करते हो तो मोटर एंड प्लेट पे जाके कैसे न्यूरो रिलीज हो रहा है, वहां तक जाके पूरा एंड होगा। ड्यूरिंग पूरा जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना, डिपोलराइज, रिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, फिर वो पूरा चलता है आपका। तो ये आपको एक बार पढ़ सकते हो, पढ़ो। अगर एक बार अगर आपको नहीं है आइडिया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं पूरा आपका जो एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है वो पूरा बता दूंगा। बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पढ़ने के लिए तो मेडिकल है, मेडिकल में जाके आप पढ़ सकते हो वो सब, आप फिजिकल एजुकेशन में जरूरी नहीं है ये सब चीजें पढ़ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोलते हैं आपका, मैच द फॉलोइंग अगेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है, परमेबिलिटी होती है इसमें एक। परमेबिलिटी ये क्या करता है आपका, कि कुछ जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना आपकी सेल के लिए उनको तो अंदर आने देता है, और जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है उनको बाहर ही रहने देता है, और अंदर जो यूज हो गए उनको बाहर भी निकालता है। तो ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी। तो ये क्या बोलते हैं इसको, एब्जॉर्ब और एक्सक्रीट्स, ये ठीक है जो भी, अब इन्होंने पता नहीं स्पेलिंग मिस्टेक किया है, ये सही है। द मोलिक्यूल्स वन कैरिड आउट, मतलब एब्जॉर्ब करना और बाहर निकालना उसके मॉलिक्यूल्स को। तो ये आपका क्या सेल मेम्ब्रेन का काम है। दूसरा हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत डिस्कस कर लिया हमने माइटोकॉन्ड्रिया पे ऑलरेडी, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको इसके अलावा कुछ डिस्कस करना है। बाकी इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ ना, माइटोकॉन्ड्रिया के ऑप्शंस आप देखो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, तो इसलिए मैं माइटोकॉन्ड्रिया को लास्ट के लिए छोड़ता हूँ। लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स बेसिकली ये ग्रेवियार्ड एक तरह का, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है चीजों को। ठीक है, ग्रेवियार्ड है, कोई चीज आती है उसको खत्म करके निकाल देता है। ओके, और लास्ट है आपका वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में बेसिकली आपके स्टोर, इसको स्टोरेज हाउस भी बोलते हैं। क्या क्या स्टोर, जैसे न्यूट्रिशन वगैरह, एक वाटर वगैरह, ये सब इसमें स्टोर रहता है, किसमें, वैक्यूल्स में। बट स्टोरेज के साथ साथ ये एक्सक्रीट भी करता है। क्या करता है, एक्सक्रीट भी करता है, मतलब बाहर निकालता है चीजों को। ठीक है, तो वैक्यूल्स का हो गया ऑप्शन नंबर 1। माइटोकॉन्ड्रिया का मैं बताता हूँ अभी। लाइसोसोम्स का हो गया ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल। ओके, एंड आपका बचा माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो ना, कंटेन एंजाइम्स तो कुछ है नहीं है, वैसे एंजाइम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कौन कौन से एंजाइम्स, जैसे NADH और FADH, ये सब एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहते हैं। और ये कहाँ आपने अगर क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी है तो आप समझ जाओगे कि ये होते हैं उसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बट उससे भी मेन जो चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो जो ब्लड ऑक्सीजन लेके आ रहा है वो एट द एंड कहाँ जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है। तो मेरे को ये दोनों ऑप्शन थोड़े कॉम्प्लिकेट लगे, बट अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें, बहुत जनरल टर्म्स में, तो ऑप्शन नंबर E इससे रिलेट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो बाकी आप देख लेना कौन सा ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 आपका प्रोजेक्टाइल से है, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अगर आप ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, अगर आपने प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला पढ़ा है तो आप इसको कर लोगे। देखो, थीटा एंगल की बात करता है, तो प्रोजेक्टिंग एंगल। ठीक है, VX और VY, ये VX करता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और VY करता है वर्टिकल वेलोसिटी। तो VX हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ओके, और आपका V बेसिकली वेलोसिटी को बताता है, एवरेज वेलोसिटी। तो अगर आपने तीन ऑप्शन भी पता है आपको तो आप कर लोगे, और ये आपका होता है प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी। ओके, तो इजी था ये भी, कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं था। अब आप यहाँ पे लगा सकते हो, सेकंड में फर्स्ट, सेकंड में फर्स्ट। ओके, तो एक ही ऑप्शन से हमें पता चल गया, ऑप्शन नंबर C, और ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये जॉइंट से क्वेश्चन है। जॉइंट की मेरी एक वीडियो पड़ी है, मैं बता रहा हूँ, वो आप देख लो। बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं, मतलब ठीक है, अगर आपको नहीं भी लगते अच्छे, बट मैं बोल रहा हूँ एक बार देख लो, अगर काम आती तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो। तो वो जॉइंट की वीडियो है, वो जाके आप देखो, उसमें मैंने अच्छे अच्छे एग्जांपल दिए हैं, और वो आपके सेट के साथ साथ नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेट के लिए वीडियो बनाई थी, बट सेट के लिए भी आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, सेम सेम ही है चीज़ें, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1, हिंज जॉइंट। हिंज को हम क्या बोलते हैं, गिंगलियमस, गिंगलियमस जॉइंट भी बोलते हैं हिंज को। ठीक है, और पीवट जॉइंट, पीवट को हम ट्रोकोइड जॉइंट भी बोलते हैं। हम्म, क्या स्पेलिंग होगी ट्रोकोइड की, ये ट्रोकोइड जॉइंट भी बोलते हैं। ग्लाइडिंग को हम प्लेनर,
या फिर प्लेन जॉइंट, और सैडल को सेलर जॉइंट। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। बाकी तो इसके अलावा और भी इनके नाम्स हैं, एक शायद ग्लाइडिंग के एक और नाम है, वो अभी मेरे दिमाग से मिस हो रहा है। कमेंट सेक्शन में जिसको भी याद आ रहा हो प्लीज बता देना आप। ओके, सो हिंज जॉइंट कहाँ होता है हमारे? हिंज जॉइंट होता है नी, एंकल और एल्बो, ये आपका हिंज जॉइंट हो गया। नेक्स्ट आपका पीवट जॉइंट। पीवट जॉइंट कहाँ होता है आपका? एक मिनट, ये क्या हो रहा है? पीवट जॉइंट आपका कहाँ होता है? पीवट जॉइंट होता है आपका हेड में, बेसिकली हेड में नहीं, नेक में बोलते हैं हम, क्योंकि ये आपका अबोव द सर्वाइकल, सर्वाइकल के जस्ट ऊपर होता है। और इसको, इस जॉइंट को हम बोलते हैं अटलैंटो एक्सियल जॉइंट। देखना एक बार स्पेलिंग शायद सही लिखी होगी, अटलैंटो एक्सियल जॉइंट। और इसके साथ साथ है ना, पीवट एक और जगह होता है जहां से अभी तक कहीं इतने क्वेश्चन बने नहीं है, बाकी आप ध्यान रखना नेक्स्ट शायद यहीं से क्वेश्चन बने। और बेसिक एग्जांपल है वो आपका है प्रोक्सी प्रोक्सिमल डिस्टल जॉइंट ऑफ आपका रेडियो और रेडियोल अल्नर। तो ये आपका क्या है? ये आपका एक और एग्जांपल है किसका? पीवट जॉइंट का। क्योंकि, और हाँ, पीवट जॉइंट में ही कौन सा एक मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को आप स्टार मार्क कर लो। ठीक है, इस मूवमेंट को आप स्टार मार्क कर लो, ये आपका प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन का। आपसे कोई बोल दे कौन से जॉइंट में होता है ये, तो आप बोलोगे पीवट जॉइंट में। कहाँ पे होता है आपका? प्रोक्सिमल डिस्टल जॉइंट ऑफ रेडियो एंड अल्नर, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग आपका प्लेनर जॉइंट, ये कहाँ होता है आपका? टार्सल बोन या फिर कार्पल और टार्सल। ठीक है, कार्पल या फिर टार्सल में आपका ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। सेलर आपका रिस्ट में। अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि आप सिर्फ सिंपल रिस्ट लिख के दे दिया, तो ऐसा नहीं होता, आपको जॉइंट का नाम बताना चाहिए पर्टिकुलर। ठीक है, थंब में होता है बेसिकली। थंब के अलावा कहाँ कहाँ होता है ये? एक दो जगह और होता है थंब के अलावा, जैसे कि आपका ये होता है आपके सर, उसमें कॉलर बोन में। कॉलर बोन में यही जॉइंट होता है, कौन सा? प्लेन जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, नहीं, मैं क्या बता रहा था, हाँ, सैडल जॉइंट कहाँ होता है आपका? रिस्ट में और थंब में। और कॉलर बोन के साथ साथ सैडल का एक और एग्जांपल बता दो। थंब हो गया, कॉलर बोन हो गया, और एक हो गया स्टर्नम। स्टर्नम में भी ये जॉइंट मिलता है। और इसके अलावा हमारे ईयर की जो बोन है ना, आपकी एक बोन होती है ईयर में, नाम निकल रहा है मेरा, इनकस करके। ठीक है, और मेलियस करके एक बोन होती है, उसमें भी ये जॉइंट मिलता है, कौन सा? सैडल और सेलर जॉइंट। बट हमने अभी तक थंब पढ़ा है, तो मैंने आपको तीन और एक्स्ट्रा बता दिए, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्वेश्चन क्या बोलता है आपका? ये आपका आया है फर्स्ट एड, या फिर जो आपका हेल्थ से डिसलोकेशन वगैरह ये सब। ठीक है, हम हेल्थ एजुकेशन में ही पढ़ते हैं। तो डिसलोकेशन आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इजी है, फ्रैक्चर, क्रैक, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, हेयर लाइन, ग्रीन स्टिक, और मतलब जो भी फ्रैक्चर्स हैं जो आप पढ़ लेना। कोई, मैं अब ये सब बताऊंगा नहीं कौन कौन से फ्रैक्चर हैं, हम जनरल लैंग्वेज में भी वो सब चीजें देखते रहते हैं, तो बहुत आसान है। ओके, सेकंड, थर्ड आपका फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मैं बताता हूँ आपको। और इंजरीज, इंजरीज बेसिकली इन द एब्सेंस ऑफ क्वालिफाइड कोच, मतलब जब आपका कोच अवेलेबल नहीं है और आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं तो इंजरी हो जाती है। जैसे मेरे को भी, जब मैं बास्केटबॉल खेल रहा था, तो बास्केटबॉल नहीं, जिम वगैरह जा रहा था, तो हमारे सीनियर्स हमारे थीसिस वगैरह में हमें लेके जाते थे ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, वो एक ट्रेनिंग देते थे उस टाइम, एक सीनियर की कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग के ऊपर एक थीसिस चल रही थी, तो उसमें हम पार्ट थे। तो मैं डेड लिफ्ट कर रहा था और मेरी लोअर बैक में आज तक वो इंजरी नहीं गई है। ठीक है, उसके मतलब मैं जब थर्ड ईयर में था बीपीएड में, तब से वो मेरे को इंजरी है और आज तक सही नहीं हुई है। तो ऐसे ही इंजरीज जब आपके साथ कोच वगैरह नहीं है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ कोच में आप कुछ भी करते तो इंजरीज हो जाती हैं। अब फर्स्ट एड की बात करते हैं, तो फर्स्ट एड में एनाल्जेसिस का मतलब क्या होता है? एनाल्जेसिस का मतलब है पेन रिलीफ, मतलब पेन रिलीफ के लिए जो भी आपकी एड दी जा रही है ना, वो क्या आएगा?
एनाल्जेसिस। ठीक है, तो वो कब दी जाती है? फर्स्ट एड में। इस चीज का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 58। 58 के स्टडी सर्वे, ये दोनों किसके पार्ट है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के पार्ट है। और आपका एथलीट्स और फॉल्स। ओके, तो ये हम देख लेते हैं क्या है ये। केस स्टडी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी, मोर एक्सट्रोवर्ट्स, डायग्नोस्टिक, टाइप टू एरर। देखो एरर, टाइप टू एरर और फॉल्स, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। देखो टाइप टू एरर बेसिकली इसको हम बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव, और टाइप वन को हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। एंड ये तो हो गया हमारा इससे। एंड एथलीट्स, एथलीट्स आर मोर एक्सट्रोवर्ट्स, ये तो हमें पता ही है, ये हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। जब एथलीट्स बेसिक जो नॉर्मल, जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उनसे ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट रहते हैं। सर्वे रिसर्च और केस स्टडी, केस स्टडी हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, ये आपको पता है। ओके, एंड सर्वे डिस्क्रिप्टिव का पार्ट तो दोनों ही है। एक बार नेट में क्वेश्चन आया था जिसमें केस स्टडी को पूछ लिया था कि ये किसका पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल एंड एक्सपेरिमेंटल। तो बहुत लोग एनालिटिकल लगा के आ गए थे, थिंक अबाउट कि ये एक इन डेप्थ स्टडी है। तो बट ऐसा नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है। और सर्वे भी डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है। जब हम पढ़ते हैं सर्वे, सर्वे के अंदर क्वेश्चन या इंटरव्यू वगैरह ये सब आ जाता है। सो केस स्टडी, बट इसमें हम डायग्नोस करते हैं इन डेप्थ जाके, तो रिलेटेड बहुत ज़्यादा है सर्वे से, ये लग रहा है केस स्टडी एंड सर्वे डिस्क्रिप्टिव स्टडी। बाकी थोड़ा सा है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, चैलेंज कर सकते हो आप इस चीज़ को। ठीक है, तो ध्यान रखना। बाकी अभी ये तो आ गया क्वेश्चन, अब ये तो क्वेश्चन दोबारा आएगा नहीं। आगे के लिए आपको ध्यान रखना है, केस स्टडी सर्वे ये किसके पार्ट है? डिस्क्रिप्टिव के पार्ट हैं। ओके, ध्यान रखना इस चीज को, और ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 59। 59 बोन की शेप से आया है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन और सिस्मोइड बोन। एक मिनट में अपने लैपटॉप को चार्ज कर लूँ, चार्ज लगा देता हूँ। ओके, यस, ठीक है। नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन और सिस्मोइड बोन। बेसिकली ये शेप ऑफ बोन से क्वेश्चन आ गया है। तो शेप्स हैं जो बोन की, लॉन्ग बोन आपके कहाँ कहाँ मिलती है? आपके फीमर में, ह्यूमरस में, तो ये कहाँ पे? आपका शोल्डर में। ओके, ह्यूमरस आपका कहाँ मिलता है? आपका मिलता है शोल्डर में। एक मिनट में इसको दोबारा लिख देता हूँ सही से। और आपका कहाँ मिलता है? फीमर में। तो ये आपका किस क्या आ गया? लॉन्ग बोन। ठीक है, नेक्स्ट आपका शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन आपका कहाँ कहाँ मिलता है? रिस्ट, एंकल, जहाँ पे छोटी छोटी बोन्स होती हैं। ठीक है, फ्लैट बोन आपका कहाँ कहाँ मिलता है? फ्लैट आपका टीबिया हो गया, टीबिया के साथ साथ आपका स्कैपुला हो गया। ठीक है, ये आपका शॉर्ट बोन के कुछ एग्जाम्पल, फ्लैट बोन के कुछ एग्जांपल्स है। सीस्मोइड तो आपका पटेला में मिलता है। इसमें सीस्मोइड में बेसिकली कप शेप का एक कप शेप का एक शेप बनता है बेसिकली कप जैसा, तो इसको हम सीस्मोइड बोलते हैं। तो ये काम मिलता है पटेला में, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहे हैं? मैच द फॉलोइंग। ओके, ये हम छोड़ देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका, आई थिंक कोई ग्लिच हो रहा है इसमें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 61। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, ये ठीक है क्वेश्चन आपका, रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन का क्वेश्चन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया। तो ये आपका असेशन रीजन में, देखो असेशन रीजन अभी तो नेट में भी नहीं आ रहे, तो क्या पता अभी आपके सेट एग्जाम 2026 में दें या नहीं दें, डिपेंड करता है उनके अ, उनके क्राइटेरिया के ऊपर। बट फिर भी हम देख लेते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो हमने पढ़ा था किस किस में, आपके ब्लड में, और कहाँ पे? सेल्स में, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाता है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चाहे वो O2 हो, CO2 हो,
अक्रॉस द कैपिलरीज, देखो ब्लड भी किसके अंदर है, अभी कैपिलरीज के अंदर है। व- जैसे वो, जैसे अगर वो ब्लड आ रहा है तो कहाँ से आएगा, आपके आर्टरीज से आएगा, और आर्टरीज कहाँ पे लेके जाएंगे, कैपिलरीज में, तो कैपिलरीज से वो ब्लड किस में चल जाएगा, सेल मेम्ब्रेन में। ओके, तो ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट आपका रीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीव्स लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू अरोटा। ठीक है, ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू अरोटा में जाता है, ठीक है। कम्स बैक टू राइट ओरिकल थ्रू वेना कावा, देखो ओरिकल भी हम एट्रियम को बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, वेना कावा के थ्रू आता है, यस बोथ आर करेक्ट, बट ये रीजन नहीं है, क्या नहीं है, रीजन नहीं है, तो आपका क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है। अब देखो मैं थोड़ा सा इसका बता देता हूँ, मैंने रेस्पिरेशन का तो आपको बता दिया है, मैं अभी आपको हार्ट का बता देता हूँ, ठीक है, समझना, भावनाओं को डायग्राम पे मत जाना, ठीक है। ये आपका एक चैम्बर हो गया, और ये आपका दूसरा चैम्बर हो गया, ठीक है, हार्ट है। देखो फिर मैं बोल रहा हूँ भावनाओं को समझना, ठीक है। कुछ मेरी ड्राइंग ज़्यादा ही अच्छी है, कोई बात नहीं, काम आप चला लोगे मुझे पता है। ओके, सो अब हम देखते हैं, ये आपका मैं पेन दूसरा लेता हूँ, ये आपका, एक मिनट ये छोड़ो, इसे देखते हैं। तो ये आपका हो गया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये तो बेसिक सी चीज है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब देखो एक चीज बोली है उसने क्वेश्चन में, वो हमने मिस कर दी है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है, अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, देखो अभी हमने क्वेश्चन का आंसर सही कर दिया पूरा पढ़े बिना, बाकी नीचे एक और लाइन लिखी हुई थी वो मैंने अभी ध्यान दिया, ठीक है। अभी आप देखो राइट एट्रियम में सबसे पहले ब्लड आता है, कौन सा, ये ब्लड आया यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। सपोज करो कि नीचे से भी आ रहा है ब्लड, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। कौन सा ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है। किससे आ रहा है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से, ये तो आपको पता होगा। किससे आ रहा है, सुपीरियर, ये तो आपका इंफीरियर वेना कावा हो गया, ये आ गई सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, ये आपको पता है। अब ये ब्लड किस में आ रहा है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में आया। अब राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से नीचे जो जाती है उसमें एक वॉल्व्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, इन वॉल्व्स को हम क्या बोलते हैं, अरे यार ये क्या क्या बन जा रहे हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। इसमें आपके दो वॉल्व्स होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, तो जैसे ही ब्लड आता है तो ट्राइकस्पिड आपकी कहाँ पे होती है, ट्राइकस्पिड आपकी होती है राइट एट्रियम में, और बाइकस्पिड होती है लेफ्ट एट्रियम में। तो जैसे ही आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया नीचे गया, अब ये किसके थ्रू जा रहा है, वापस यहाँ से निकल के जा रहा है लंग्स में, ये आपके लंग्स हो गए, लंग्स में जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है कि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कोई आर्टरी लेके जा रही है, वैसे ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है, बट देखो डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीनेटेड से याद मत रखो, ब्लड लेके जाना किसका काम है, लेके आना किसका काम है, वो याद रखो, आर्टरी क्या काम करिए, वेन क्या काम करिए, ऐसे आप याद रखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो पल्मोनरी आर्टरी आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स को लेके चले गई, अब लंग्स से वापस ब्लड आ रहा है, वो कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में आया, किसके थ्रू आ रहा है ये ब्लड, ये ब्लड आ रहा है आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू, ओके। सॉरी, पल्मोनरी वेन के थ्रू आया, अब ये कहाँ पे चले गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये आपका अभी तक क्या हुआ है, ये पूरा है ना, ये पूरा आपका क्या हुआ है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, ये जो दिख रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब देखो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है दूसरा, एक तो होता है पल्मोनरी जो आपका
पल्मोनरी सर्कुलेशन में आपका लंग्स और हार्ट आता है, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में आपका आता है हार्ट और बॉडी। ठीक है, मतलब जो बॉडी पार्ट्स हैं वो, या फिर कैपिलरीज, ऐसे याद रखो, कैपिलरीज। ओके। तो ये सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन इजी था। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इजी था यहाँ तक सब कुछ। अब हम देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे होता है। अब ये जो ऑक्सीनेटेड ब्लड था लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा और वो कहाँ आ जाएगा, कैपिलरीज में, यहाँ पे एक्सचेंज होता है ब्लड। ठीक है, ये किसके थ्रू आ रहा है, अओर्टा के थ्रू। ओके। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ दोबारा। मेरा पेन टाइप पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है। अब ये वापस जा रहा है किसमें, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। किसके थ्रू, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। ओके, ये चीज आप ध्यान रखना। सेम, अब देखो एक चीज और है याद रखने के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। एक चीज और है याद रखने के लिए, मैं यहाँ पे फिर से ग्रीन पेन यूज लेता हूँ। अब ये किससे जा रहा है ब्लड, ये जा रहा है आपका वेन्स के थ्रू। किसके थ्रू, वेन्स के थ्रू। अब आप बोलोगे सर वेन्स में तो ब्लड प्रेशर कम रहता है, ब्लड का जो प्रेशर रहता है वेन्स के अंदर कम रहता है, जिसको हम, आप क्या बोलते हो, जिसको आप डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हो, वो कम रहता है। वापस ब्लड जो वेन्स में जा रहा है तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में कैसे चले जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ चीज रहती है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग बताते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज है वो जो इंपॉर्टेंट है, वो आपके यहाँ वॉल्स। ठीक है, अब देखो ये उल्टा बन गया है, यहाँ पे आप समझना, ये पता नहीं रब भी नहीं हो रहा। एक मिनट में ट्राई करता हूँ इसको हटाने की। ओके, हट गया। ठीक है, चल जा यार। हाँ, ठीक है, अब ये देखो। ओहो, यहाँ पे आपके कुछ वॉल्स होते हैं ऐसे। ठीक है, ये कुछ वॉल्स होते हैं वेन्स में, जो एक बार ब्लड ऊपर चले गया ना, डिऑक्सीनेटेड ब्लड की बात हो रही है यहाँ पे, एक बार ब्लड ऊपर चले गया ना, तो वो फिर जैसे वॉल्स खुले बंद हो जाते हैं, फिर खुले फिर बंद हो जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेनस वॉल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेनस वॉल। अब देखो, इस इसके अलावा एक और चीज रहती है जो आपका बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है, वो आपका है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है, स्केलेटल मसल्स में। ठीक है, तो दो चीजें, एक वेनस रिटर्न, इसको हम बोलते हैं वेनस रिटर्न। ठीक है, वेनस रिटर्न और कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटल मसल, ये दोनों चीज क्या करती है, बैक फ्लो को स्टॉप करती हैं। ध्यान रखना आप। ओके, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर, तो हाँ एक बार आप इसको देखो, हमने एक गलती कर दी थी, वो उस गलती हम सुधार लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अब कैसे होगा ये देखो, लास्ट लाइन, दिस सर्कुलेशन इज नोन एज परमिलरी सर्कुलेशन। हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। इसमें भी देखा नीचे जा रहा है, कहाँ, बॉडी में जा रहा है, और वो वापस आ रहा है कहाँ पे, राइट एट्रियम में या फिर राइट ओरेकल में। तो इसको क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ना कि पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ए करेक्ट है, आर रॉन्ग है, तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक है, करेक्ट करना, हमने ये लास्ट लाइन छोड़ दी थी लास्ट में, कोई बात नहीं, सही कर लिया, ये ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 62, स्पोर्ट्स हैव कल्चरल वैल्यूज। यस, स्पोर्ट्स में कल्चरल वैल्यूज है, सबकी अलग अलग वैल्यूज रहती है। रीजन, एशियंट ओलंपिक्स गेम्स वर हेल्ड एट ओलंपिया इन ग्रीस इन honor ऑफ गॉड ज्यूस। यस, ये भी सही है, गॉड ज्यूस के ऑनर में ही फर्स्ट टाइम ओलंपिया में ये गेम कंडक्ट कराए गए थे, देन फिर कंटिन्यू कंटिन्यू ये गेम स्टार्ट हुए थे। कब स्टार्ट हुए थे, 776 बीसी में। इस चीज का आप ध्यान रखना। बट क्या ये असर्शन का रीजन है, नहीं, दोनों करेक्ट है, बट इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63, मैनेजमेंट असर्शन क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग, सुपरवाइजिंग द वर्क। यस, ये तो सही है, बट रीजन क्या बोल रहा है, वेल बिगन इज हाफ डन। हिंदी में देखे तो अच्छी शुरुआत आधा कार्य पूर्ति के बराबर होती है, ये हमारे हम कहते भी हैं। हम, आपने कभी जो प्रोवर्ब्स हैं अगर आपने पढ़ा भी होगा, तो भी हम जैसे
कि चलो अच्छे से किसी चीज की शुरुआत हो गई तो मतलब आधा काम कंप्लीट हो गया। तो दोनों चीजें सही हैं, असेशन भी सही है, रीजन भी सही है, बट इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए मैनेजमेंट की लैंग्वेज में थोड़ी ना आधा काम होना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, बैरो मोटर एबिलिटी टेस्ट। देखो, तीन टेस्ट हमें पढ़ने होते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मोटर एबिलिटी, मोटर एडुकेबिलिटी। ठीक है, ये तीन टेस्ट पढ़ने होते हैं। ये दोनों में डिफरेंस पता होना आपको बहुत जरूरी है। अरे यार, पेन चेंज नहीं हो रहा, आज इन्होंने परेशान करके रखा है। ठीक है, फिजिकल फिटनेस और मोटर एबिलिटी के जो टेस्ट हैं उनमें आपको डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है, और इन दोनों टेस्ट को आप अच्छे से कर लो। मोटर एडुकेबिलिटी के तो दो ही हैं, बैरो आपके मैथ्यू जॉनसन करके है, एक और है। ठीक है, तो वो एक मैं इस पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे टेस्ट होंगे। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, बनानी है तो सारे टेस्ट होंगे, टेस्ट की ईयर होंगी, और कौन से टेस्ट आपके नेट सेट में पूछे जाते हैं, वो फालतू के टेस्ट नहीं पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जिगजैग और मेडिसन बॉल थ्रो, ठीक है, बैरोमीटर में आते हैं ये सब। और बैरोमीटर एबिलिटी टेस्ट टू मेजर फंडामेंटल स्किल्स, फंडामेंटल स्किल्स। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बताओ आप इसको सही बोलोगे या गलत बोलोगे इस रीजन को, कि बैरोमीटर एबिलिटी टेस्ट मेजर करता है फंडामेंटल स्किल या फिर मोटर स्किल्स या फिर मोटर एबिलिटी। तो आप बताना इसको कमेंट सेक्शन में मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोलता है, सर्किट ट्रेनिंग इंप्रूव्स जनरल फिजिकल एंड मोटर फिटनेस। देखो, सर्किट ट्रेनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे स्टेशंस होते हैं, और स्टेशंस को एक के बाद एक कंप्लीट करना होता है, थोड़ा बहुत रेस्ट मिलता है आपको। ठीक है, जैसे 10 स्टेशन है, 10 स्टेशन को कंप्लीट करना है तो सर्किट बना दिया जाता है। ओके, तो ये क्या इंप्रूव करता है, फिजिकल एंड मोटर फिटनेस, यस ये तो सही है। अब जनरल फिजिकल, जनरल बोला है इसमें, तो ये भी हम एक तरह से मान सकते हैं, सही है। ठीक है, कि कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव कर ही रहा है। नेक्स्ट आप बोलते हो इंटरनल इंटरवल ट्रेनिंग मेथड इम्प्रूव्स स्पीड, नहीं स्पेसिफिक स्पीड के लिए नहीं है, बेसिकली हम इसको वैसे तो एंडोरेंस में पढ़ते हैं, और फिजिकल और मोटर फिटनेस में भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। बस सिर्फ स्पीड की बात करें तो नहीं, ये आप सर्किट ट्रेनिंग स्पीड इंप्रूव नहीं करेगा। तो रीजन तो गलत हो गया, असर्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी इज मेजर्ड बाय गोनियोमीटर। ठीक है, पता है हमें, ये मैकेनिकल मेजरमेंट में आ जाता है, और ये आपका क्या बोलते हैं इसको आप, टेस्ट मेजरमेंट्स में आता है। ठीक है, वो मैकेनिकल में आ जाता है और ये टेस्ट एंड मेजरमेंट में आ जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज मेजर बाय सिट एंड रिच टेस्ट। ठीक है, तो अब सिट एंड रिच से आपको ये पता चल गया। अब आप इसकी एक बार नॉर्म्स देख लेना। सिट एंड रिच के नॉर्म्स बहुत जरूरी है, बेसिक टेस्ट है ये, तो आपको नॉर्म्स उसमें मिल जाएंगे। फिजिकल एजुकेशन की जो 11th 12th की बुक है उसमें भी आपको नॉर्म्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। देखो अब ये क्वेश्चन ठीक है, पर आपको सबको पता होगा फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, दिल्ली में। बट फर्स्ट सैफ गेम्स या फिर एसएएफ गेम कहाँ होते, ढाका में, ये बहुत कम को पता होगा। अब पढ़ लेना एसएएफ गेम्स के बारे में, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, लास्ट फर्स्ट इंडिया में कौन कौन सी सेशंस हुए। ठीक है, तो वो आप देख लेना। तो फर्स्ट आपका ढाका में तो नहीं हुआ, ये आपका हुआ नेपाल में। नेपाल में कहाँ पे, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, और 68 क्या बोल रहा है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स टू अचीव हायर परफॉर्मेंस इन मेन कंपटीशन। ये तो आपको हरदयाल सिंह की डेफिनेशन उठा के यहाँ पे चेप दी गई है एकदम। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है आपका, ट्रेनिंग लोड इज ए फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिमांड पुट ऑन इंडिविजुअल मोटर स्टिमुलस। देखो, ये भी सही बात है और ये भी सही बात है, बट ये सही बात कैसे, देखो ट्रेनिंग लोड क्या होता है, जो आपका लास्ट लोड है ना उससे ज्यादा हो एक तो। ठीक है, और वो आपकी फिजिकल और फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों पे इम्पैक्ट कर रहा हो, तो वो क्या होगा, ट्रेनिंग लोड। ओके, तो बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला, आइडेंटिफाई द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ होस्टिंग कंट्रीज लास्ट 4 कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, अब लास्ट 4 पता नहीं, ये पेपर सेट का है, अभी सेट का
कितना पुराना इन्होंने पूछ लिया है, तो छोड़ देते हैं क्वेश्चन। बाकी कॉमनवेल्थ गेम्स मैं आपको ये बताता हूँ, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन और ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, ठीक है, ये चार के सीक्वेंस तो आपको एकदम मतलब ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, ऐसे एकदम याद होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। आइडेंटिफाई द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ होस्टिंग कंट्रीज ऑफ फर्स्ट फोर एशियन गेम्स। अब ये तो आपको याद ही होंगे, फर्स्ट सबसे पहले इंडिया ने किया, देन आपका फिलीपींस, देन जापान और देन इंडोनेशिया। ये तो बेसिक है, बहुत बेसिक है, एशियन गेम्स के तो हमें याद भी रहते हैं। आइडेंटिफाई, क्वेश्चन नंबर 71, आइडेंटिफाई द रूट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी फ्रॉम अर्लियर टू लेटर। ओके, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, देखो हमने अभी ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे 6 क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे। ओके, सो बताओ आप मुझे, सबसे पहले क्या आएगा, ट्रैकिया, फिर एल्वेलाई, एल्वेलाई की स्पेलिंग गलत है, देन आर्टरी या ब्लड, देन आएगा आपका ब्लड, ब्लड में जाता है ऑक्सीजन, ट्रैकिया से एल्वेलाई, एल्वेलाई से ब्लड, यहाँ तक लंग्स खत्म हो जाते हैं हमारे, यहाँ तक लंग्स खत्म हो जाते हैं, फिर ब्लड, ब्लड से हार्ट, हार्ट से आर्टरी। इजी क्वेश्चन था, बार बार वही चीज डिस्कस कर रहे हैं तो हमें इतनी भी रुकने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ फॉलोइंग इज गिवन, सेलेक्ट द राइट आंसर। अच्छा, सीक्वेंस बताना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब ओल्ड टू न्यू। सबसे पहले क्या आया था, अर्जुन, कॉमनवेल्थ, एशियन और राजीव गांधी। हमें पता है CWG 1930। ओके, एंड अर्जुन और एशियन, अर्जुन तो लेट आया था, एशियन 1951, अर्जुन 1961। अब दो चीज और, तीन चीज और बतानी है मेरे को, आपको मतलब आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि 1961 में तीन और क्या क्या हुई थी। एक आपकी फिजिकल, दो आपकी फिजिकल एजुकेशन से इंपॉर्टेंट है और एक आपकी एजुकेशन से इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बताना है मुझे। और राजीव गांधी, जिसको अपन अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बोलते हैं, 1991-92। ठीक है, इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फालतू में वीडियो लंबी हो जाती है और फिर आप ही नहीं देखोगे उसको। एलएनसीपी, एलएनसीपी का पहले नाम एलसीपी करके था, ठीक है, 1957 में सबसे पहले, 1957। और एनडीएस, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, ओके ओके, वेट वेट वेट, सबसे पहले एलएनसीपी नहीं होगा, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम 1954 और नेशनल फिटनेस स्कीम 1965। ओके, एंड नेशनल NSNIS 1961 और आपका LNCPE 1957। तो ये आपका कुछ सीक्वेंस है, तो सबसे पहले आपका आएगा फोर्थ, ठीक है, फोर्थ, सेकंड, हाँ नहीं 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 नहीं, सबसे पहले, अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, सबसे पहले आएगा 1954, ये मैंने 64 देख रहा था, ठीक है, 1954 ये आपका आएगा थर्ड, थर्ड, फिर फर्स्ट LNCP, देन सेकंड NSNAS, देन NFS, नेशनल फिटनेस स्कीम। इजी है, कोई टफ नहीं है। इसके साथ साथ आपको और भी डेट्स याद रखनी है, ठीक है। 74, अरेंज द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग फ्रीक्वेंसी टेबल। सबसे पहले आप क्या करोगे, इनमें से विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, रेंज, टैली द मार्क्स और नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले आप रेंज देखोगे, मतलब रेंज का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे विड्थ, क्या देखोगे, विड्थ, विड्थ का फॉर्मूला क्या है आपका, रेंज अपॉन नंबर ऑफ स्कोर्स, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। अभी एक बार यहीं तक ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट रेंज, सेकंड रेंज, सेकंड, देन फर्स्ट, देन फोर्थ, हाँ, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, ओके, एंड देन आपका थर्ड, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, टैली करोगे मार्क्स को। इजी है, फिर से मैं बताता हूँ, सबसे पहले रेंज देखोगे, ठीक है, देन उसकी विड्थ देखोगे, देन आप क्या करोगे, क्लास इंटरवल में लेके जाओगे उनको, फिर उन मार्क्स को आप टैली करोगे। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अभी तो आपको ऐसे पूछा है, आप डे वाइज भी पूछ सकते हैं, अभी तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में पूछ लिए, इसके बाद आपसे डे वाइज भी पूछ सकते हैं। अभी हम देखते हैं डे वन का। पहले डे वन में आपका सबसे पहले क्या आता है, 100 मीटर, देन आपका जितने भी जंपिंग इवेंट्स है वो आपके डे वन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा,
लॉन्ग जंप, देन आपका आएगा शॉर्ट पट, देन आपका आएगा हाई जंप, और देन 400 मीटर। पांच हो गए, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। उसके बाद आपका 110 मीटर, देन आपका आएगा डिस्कस, देन आपका आएगा जेवलिन, और देन सॉरी देन आपका आएगा पोल पोल वोल्ट, और देन आपका आएगा जेवलिन, और उसके बाद 1500 मीटर। तो ये इजी है, ये आप याद रख सकते हो, कैसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। मेरे को याद है, मैं फर्स्ट एक बार ही याद किया था, उसके बाद मैं आज तक नहीं बोला हूँ इस चीज को, तो आप भी याद कर सकते हो। तो इसका सीक्वेंस पूछा है, तो सबसे पहले आएगा आपका 110 मीटर हर्डल। ये लो, क्वेश्चन ही गलत हो गया, कर दिया। ये तो देखो क्या करते हैं, पता नहीं, पता ही नहीं क्या क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट 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 इन दोनों में है, देन आपका फिफ्थ तो हो गई ही नहीं, देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। ओके। सो हमारे ये इस पेपर को हमने कंप्लीट कर लिया, सिर्फ 75 क्वेश्चन थे। आई डोंट नो कौन सा सेट का पेपर था, ये शायद पुराना होगा, ठीक है। अभी हम 2023 का सॉल्व करेंगे इसके बाद। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। बाकी अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है, आपको समझना है, नहीं समझ में आ रहा, उस पर डिटेल वीडियो चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट वीडियो चाहिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ ना, कि जैसे रिसर्च है, ठीक है, रिसर्च पे, रिसर्च की जो मेन मेन पॉइंट्स टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो टॉपिक एक ही वीडियो में कवर कर दी जाए, तो आपको ज़्यादा हसल ना हो, समझ रहे हो। या फिर छोटे छोटे वीडियोस लेके आऊं, आप मेरे को सजेशन में बताओ कैसे करना है, जैसे भी आप बोलोगे मैं वैसे करूंगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपको मेरा काम अच्छा लग रहा होगा, मेरी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखो, थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने जल्दी जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिनमें मैं टाइम लेता हूँ इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में मैं टाइम लेता हूँ, साइकोलॉजी में मैं टाइम टाइम लेता हूँ, बायोमैकेनिक्स में मैं टाइम लेता हूँ, रिसर्च में मैं टाइम लेता हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए बहुत जरूरी है। हिस्ट्री वगैरह छोड़ देता हूँ मैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में भी मैं टाइम लेता हूँ, क्योंकि वो जरूरी है आपके लिए। ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।